हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। एंड दोस्तों, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपकी जो अनअकैडमी से रिलेटेड क्लासेस चल रही होंगी, जो आपका टारगेट है, गोल है यूपीएससी बच्चों, वो बहुत अच्छे से अचीव होने की पोजीशन पे होगा। बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होगे, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड चल रही होगी, और साथ में आपका अनअकैडमी बच्चों इस प्रिपरेशन में पूरी तरह से मदद कर पा रहा होगा। उसी हेल्प के तहत यू नो वेरी वेल कि अनअकैडमी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। दैट प्रोग्राम इज नोन एज उड़ान 2021, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है और विथ प्रॉपर टाइम टेबल। बच्चों, आप लोगों को पता है कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो वहां पे आपको हार्डवर्क की जरूरत तो है ही। मीन सर, हमको हार्डवर्क तो करना ही है, प्लस साथ में हमको स्मार्ट वर्क भी करना। हाँ जी सर, हार्डवर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। जब हम हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करेंगे तब जाके हमारा एग्जाम क्लियर होने वाला है। इसी हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन को लेकर आया है उड़ान 2021 फॉर योर यूपीएससी एग्जाम्स, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन सीरियसली करनी है तो जो टाइम टेबल आपको अलाउ किया गया है, इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। हर एक सब्जेक्ट का कोर नॉलेज मिल जाएगा। जो टाइम टेबल यू नो वेरी वेल कि बच्चों, ये टाइम टेबल होता है सुबह 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मैं बेसिकली आप लोगों को मिलता हूँ 2 बजे। यहाँ पे हम इन इस 2 बजे कैटेगराइज करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, जहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट, बेसिक क्राइटेरिया, सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इंडियन इकोनॉमिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इसे कवर अप करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एंड एट द एंड ऑफ द मोमेंट बच्चों, हम डिस्कस करते हैं लास्ट में। ये जो क्लासेस चलती हैं रात 10 बजे, 10 बजे को आपका लास्ट सेशन होता है, जहां पे आप सारी बातें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस रिकॉर्ड कर रहे हैं। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट बच्चों। और जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज नोन एज जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा है कि ओवरऑल जो क्राइटेरिया है, धीरे 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 जीएसटी इंक्रीज हो रहा है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया जो न्यूज में एक टॉपिक चल रहा था, जहां पे लिखा हुआ था कि जो जीएसटी का कलेक्शन है बच्चों, जीएसटी का कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब ये सर, जीएसटी का कलेक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है? सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक की जो जीएसटी का कलेक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो धीरे धीरे किस तरह से, किस ऑर्डर में, कैसे इंक्रीज होता है, उन सारी बातों को हम डिस्कस या उन सारी बातों को हम फिगर इट आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर आपको वर्किंग करनी है गुड्स एंड सर्विस की, और अगर गुड्स एंड सर्विस की आपको वर्किंग करनी है, तो ये गुड्स या फिर आप जब मार्केट में धीरे धीरे ओपन हो रहा है, परचेज और सेल इंक्रीज हो रही है, यू नो वेरी वेल कि इस परचेज एंड सेल में ही जीएसटी लगाया जाता है। हाँ जी। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, कोई इश्यूज नहीं होगा। और आज हम उसी सारी बातों को डिस्कस करने वाले। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो आर्टिकल आपने न्यूज पे देखा होगा, उस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट आर्टिकल, वी हैव टू डिस्कस द टर्म गुड्स एंड सर्विस। उस आर्टिकल को डिस्कस करने के पहले बच्चों हमको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यस। So before starting this session, let me introduce myself. दोस्तों, my name is शुभ नामदेव and I am your mentor, coach, guide, teacher, helper, friend for your UPSC CSC exams. एंड मैं आप लोगों के लिए बच्चों लेकर आया हूं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस, और जो हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को मेंटोरशिप प्रोवाइड की है, उससे जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, इन सारे एक्सपीरियंस को लेकर आया हूं आप लोगों के साथ। यहाँ पे आप लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा, जहां पे आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है वो प्रॉपरली क्लियर होगा। हाँ जी भाई। तो होप आप लोगों को जो अनअकैडमी का प्रोग्राम चल रहा है यूपीएससी 2021, वो उससे आपको चीजें फ्रूटफुल मिल रही होंगी। और 2 बजे मैं आप लोगों के साथ ये पार्ट तो डिस्कस। तो सर, हमको ये पार्ट करना कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम करेंगे कहाँ पे? डेफिनेटली बच्चों, और कहाँ पे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो हम डेफिनेटली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो सबसे पहली बात तो वहां पे हमको मिलती है लाइव क्लासेस। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट सीरीज के बाद वी हैव क्विज। हाँ जी बच्चों, क्विज कंपटीशन है। क्योंकि आपने अगर प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई सॉल्व नहीं किया, टेस्ट सीरीज नहीं दी, तो फिर बनेंगे कैसे? और आपको आइडिया कैसे लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं?
सिमिलर टू दिस बच्चों, जब हम क्विज देते हैं ना, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ना, सो अ लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर। बहुत सारे डिफरेंट डाउट्स हैं, उन सारे डाउट्स को आप इजीली रेट आउट कर सकते हो, और ये जो डाउट्स होते हैं वो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन पे क्लियर कर दिए जाते हैं। यस बच्चों। हाँ जी सर, तो ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, लर्न विद टॉप एजुकेटर्स। ये आपके टॉप एजुकेटर्स है ना, इनसे आपको लर्निंग करनी है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरे कोर्सेज हैं, मेरे कुछ टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स की आपको डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पे आप स्पेशल क्लास और प्लस क्लास सारी चीज़ें देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, तो सर ये तो पार्ट है सब्सक्रिप्शन का, तो हम सब्सक्रिप्शन कैसे लेने वाले हैं? सर प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो लेंगे कैसे? बच्चों ज़रूर बताऊँगा कैसे लेंगे, बट पहले आपको इसके बेनिफिट्स। एजुकेटर्स ना आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस देते हैं। लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस का मतलब क्या होता है? आपको 15 से 20 दिन की क्लासेस पहले से एडवांस में पता चल जाएगी, इस डेट पे ये क्लास होने वाली है। तो अगर आपको इस डेट पे ये क्लास होने वाली है वो पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली आप अपने पर्सनल प्लान्स भी बना सकते हो। साथ में एजुकेटर्स आपको पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, है ना? प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू से ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, पूरी इन्फॉर्मेशन कराते हैं। चीज़ें करवा रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सिमिलर टू दिस बच्चों, जो क्लासेस है ना वो आप कहीं भी किसी भी समय पे लाइव ले सकते हो। तो अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो यू नो द बेनिफिट कि आपको पहली बात तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, मीन्स आपकी एनर्जी बच गई, टाइम बच गया, कॉस्ट बच गया, और इन चीज़ों को जो आपने सेव किया इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। अब जब आपने लाइव क्लासेस अटेंड की होगी ना बच्चों, तो लाइव क्लासेस के एंड में आपको वीकली प्रश्न उत्तरियां दी जाती हैं। इन प्रश्न जो वीकली दी जाती हैं बच्चों प्रश्न, तो इन प्रश्नों को यूज करके आप यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। और साथ में वीकली प्रश्न उत्तरियों के साथ साथ बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तरियों के साथ साथ यहाँ पे होता है डाउट क्लियरिंग। डाउट क्लियरिंग सेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने अगर प्रश्न उत्तरियां दिए हैं, तो आपको अगर कुछ डाउट्स आए हैं तो हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ डाउट क्लियरिंग। इसके साथ नेक्स्ट केस में देखेंगे तो बच्चों ये आपका होता है पीडीएफ। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन टॉपिक इज देयर। क्या सर हमें नोट्स की कॉपी मिल सकती है? हाँ जी, क्योंकि अगर आपने नोट्स की कॉपी देख ली तो आप डेफिनेटली आपके पास नोट्स अवेलेबल है, और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। बट इसमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग होता है कि सर जो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, सुनिएगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, सर जो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, इन नोट्स को कैसे फिगर आउट करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम लाइव क्लासेस में नोट्स के देखने जाते हैं या नोट्स पढ़ने जाते हैं, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा-सा डाउट हो जाता है, थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे होता है बच्चों, कि अगर सर नोट्स बनाएँगे, तो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे, और अगर क्लास में कंसंट्रेट करेंगे, तो फिर तो दीस टाइम ऑफ केसेस आते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएँगे, एज़ वेल एज़ बच्चों आप लोगों को अब आपकी जब सारी प्रिपरेशन हो गई है, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर ली है, तो मेरे को लगता है अब आपको कर लेनी चाहिए प्रैक्टिस। एंड द प्रैक्टिस का दूसरा नाम, हाँ जी बच्चों, प्रैक्टिस का दूसरा नाम है टेस्ट सीरीज। फिर से सब, प्रैक्टिस का दूसरा नाम है टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज आप जितनी ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम लिखने में, एग्जाम सॉल्व करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में, अगर आप प्री की बात करो तो टेस्ट सीरीज मस्त है बच्चों। और द थिंग इसकी ये है, आप लोगों का सफर यूपीएससी का, यूपीएससी का सफर है, और इस यूपीएससी के सफर में ये रहे आप बच्चों, इस रास्ते को आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, बच्चों इसमें प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। मतलब क्या होता है? प्रॉपर गाइडेंस का मतलब होता है ये एक आपकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है, मतलब ये जो रास्ता है इस अंधेरे रास्ते में एक दिया जला देने बराबर। अब यहाँ पे अपन अपडेट हो गए ना, तो बल्ब पर एक इस रास्ते में बल्ब जला देने वाला बराबर, कि आपने यहाँ पे बल्ब को जलाया और आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गई। हाँ जी सर, तो these are the benefits to take the plus subscription, and sir how we will take a plus subscription? तो सिंपल है, सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है अनअकैडमी। जैसे ही आप अनअकैडमी सर्च करोगे, अनअकैडमी की ऐप आपको विजिबल हो जाएगी, और इस ऐप को आप इंस्टॉल करो।
इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जब इस ऐप को ओपन करोगे सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्लस, आप इस ऐप को ओपन करोगे सो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस पर जाना है आपको, डेफ़िनिटली प्लस पे जाके आप अपने गोल को सिलेक्ट करोगे, चूज़ योर गोल। अगर आप गोल अपना गोल सिलेक्ट कर रहे हो बच्चों, तो यू नो एज़ वेल एज़ आई नो कि आपका गोल यूपीएससी सीएसई है, तो जल्दी से यूपीएससी सीएसई को सिलेक्ट करना, और यूपीएससी सीएसई को सिलेक्ट करके डेफ़िनिटली गाइज़ आप एक ऑप्शन पे जा सकते हो, दैट इज़ अ ये ना बच्चों, गेट सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अगर मुझसे पूछोगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ ये मेरे लिए सक्सेस की है। अगर आप लोगों ने ले लिया बच्चों, तो आप लोगों को डेफिनिटली होने वाला। आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। एंड यू नो वेरी वेल, हमेशा से अनअकैडमी आप लोगों के लिए नई चीजें, आप लोगों की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए नए नए चीजें लेकर आता है। तो यस सर, यहाँ पे आपका वन स्टेप सॉल्यूशन है। वन स्टेप सॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर कि सर, पहली बात तो आपको पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल करवा दी। हाँ जी बच्चों, पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल है। लाइब्रेरी अवेलेबल है मतलब यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे जाइए और जो आपके वीडियोस हैं इसको आप पूरा कॉन्जिक्यूटिव मैनर में देख सकते हैं। जाना कहाँ है आपको? सर यूपीएससी लाइब्रेरी पर जाना। इसके बाद ही अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप इन डाउट्स को क्लियर करोगे। यूपीएससी डाउट क्लियरिंग सेशन में आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड साथ में अगर आपको को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे यूपीएससी 1 टाइप करिएगा अनअकैडमी के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम का पीडीएफ। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिस बेसिस में आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा क्राइटेरियाज करने की जरूरत है। अब उसके साथ भी एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस। हाँ जी बच्चों, इन शॉर्ट जीएसटी। हाँ जी, इन शॉर्ट जीएसटी। जीएसटी दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है क्राइटेरिया, क्या है ये कॉन्सेप्ट बच्चों? सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी टैक्सेस जो आपके गुड्स, ऐसे कोई भी टैक्सेस जो आपकी सर्विसेज पर लग जाए, मीन्स आपके गुड्स एज वेल एज सर्विसेज पे लगे, ऐसा कोई भी टैक्स, दैट टैक्स इज नोन एज गुड एंड सर्विस। ये बात समझ आ रही होगी? इज इट कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, कोई इशूज नहीं। तो ये छोटा सा पार्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से हम जीएसटी के बारे में बता दें। ये तो सारी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की, ये जीएसटी क्या होता है। इसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टैक्स के बारे में डिटेलिंग देता हूं ना। इफ वी टॉक अबाउट टैक्स ना, तो टैक्स क्या होता है सुनना। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है। हाँ जी, कंपलसरी पेमेंट होती है। हाँ जी, पेबल टू गवर्नमेंट है। आपको ये कंपलसरी पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा, प्लस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी any specific consideration, any specific consideration on that पेमेंट। हाँ जी, उस पेमेंट के बेसिस पे आप कोई भी स्पेसिफिक कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक दिस, देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका रास्ता था, ये आपका सोसाइटी का रास्ता था, एंड इधर पे आपका घर बना हुआ। ओके, ये आपका घर बना हुआ है, कोई इशूज नहीं। अभी इधर पे घर बना है, आप गए थे और आपने जाकर वहां पे टैक्स पे कर दिया। ये रोड है, हाँ जी ये रोड है। आप घर गए और आपने वहां पे जाके टैक्स पे कर दिया। और जब आपने टैक्स पे कर दिया, तो टैक्स पे करने के बाद आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके अपने घर को रोड पर थोड़ा सा एक्सटेंड बना लिया। आपने इतना अपने घर को और लीजिए, अब इतना आपने और एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये घर तो रोड पर आ गया। हाँ जी सर। तो ये रोड पर आ गया। अब यहाँ पे कॉर्पोरेशन वाले उन्होंने बोला भाई आपने तो अतिक्रमण कर लिया। हमने बोला कोई अतिक्रमण नहीं किया है, ये तो भैया हमने टैक्स दिया था सरकार को, और सरकार को क्योंकि हमने रुपए दिए हैं तो इसके बदले हम ये ले रहे हैं, ये जमीन हमारी हो गई है। वो बोलते सॉरी, आपने टैक्स को सही से पढ़ा नहीं है। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का कर अगर सरकार को देते हो, तो इसके बदले में आप प्रॉपर कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने क्योंकि पे किया तो मेरे को सरकार से इतनी सुविधाएं चाहिए ना।
सरकार सभी को इक्वली देगी, तो उसमें अगर आपको बेनिफिट्स मिले, आप उस क्राइटेरियाज में आओगे तो आपको भी दिया जाए। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर टैक्स, है ना। तो टैक्स होता है, एंड बेसिकली योर टैक्स इज सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज योर डायरेक्ट टैक्स। अब सर ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है ये मेरे ऊपर डायरेक्टली लग रहा है, डायरेक्टली मेरे ऊपर ही लग रहा है। मतलब अगर कोई भी चीज है वो डायरेक्ट मेरी तरफ आ रही है, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो घूम कर मेरे पास आ रही है, तो डायरेक्टली का मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं, whose burden is borne by whose burden is borne by individual itself। समझ पा रहे हो? whose burden is borne by individual itself, मतलब जो आपके इंडिविजुअल्स है ना, itself का मतलब उनको खुद बॉर्न करना। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है बर्डन हाँ जी, इसे हम बोल सकते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है सरकार बोलती देखो हमें पैसा चाहिए, आप अपने जेब से दो या आप बाजू वाले की जेब से निकाल के दो, हमें उससे 1% का कोई लेन देन नहीं है, हमें उसका 1% का कोई फंडा नहीं है, हमें तो चाहिए आपसे रुपए और वो हम। तो गाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स। होप आप लोगों को ये बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो ये दिस इज द ओवरऑल क्राइटेरिया, दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ योर टैक्स। टैक्स के अंदर भी हमने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टैक्स दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहली बात तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट उनसे लेती है जिन्होंने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की हुई है। ऐसा कोई भी टैक्स जब गवर्नमेंट उन पर लगाती है जिन्होंने गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई की है, और या गुड्स बेचा है या आपने सर्विस की सप्लाई की है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है बच्चों, वो टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है। अब बिकॉज ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, ये किन से लेना है? सप्लायर से लेना है। अब अगर ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स सप्लायर से लेना है, देखो जरा मेरी बात ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट है, इधर पे देखा ये सप्लायर है, ये गुड्स की सप्लाई कर रहा है, देखो। हाँ जी, गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम टैक्स तुमसे लेंगे। लेकिन बात क्या है, ये जो गवर्नमेंट ने बोला ये जो हम आपका टैक्स है ना ये हम आपसे लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि बिकॉज सर ये जो टैक्स है जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, आपकी गवर्नमेंट नहीं इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इसका बर्डन आगे शिफ्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन होता है ना सप्लायर, टैक्स इनके ऊपर ही लग रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है मतलब ये आपसे लेंगे, तो ये रहे आपके सप्लायर, ये लेंगे आपसे टैक्स। मतलब इन्होंने इसका बर्डन भी आपकी तरफ सप्लाई, मतलब आपको जो गुड्स खरीदते हैं उसका सप्लाई प्राइस तो देना ही देना है, प्लस आपको जीएसटी। हाँ जी बच्चों, प्लस आपको जीएसटी देना है। यस सर। और अगर आपको यहाँ पे जीएसटी भी देना है, क्यों देना है सर? हमने तो सप्लाई नहीं की, हम तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स खरीद रहे हैं। और अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स खरीद रहे हो, अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स खरीद रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिया है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ सप्लायर। एंड इफ यू आर नॉट अ सप्लायर, दैट मीन्स द गुड्स सप्लाइड टू यू, उसमें आपको टैक्स देना तो नहीं चाहिए, आपके ऊपर लाइबिलिटीज तो नहीं आएगी। बट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमने शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट आपके ऊपर। हाँ, अगर आप सप्लायर होते तो आप भी आगे बढ़ा देते, बट क्योंकि आप सप्लायर नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे टैक्स को आगे नहीं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्राइटेरिया समझ आया होगा।
हाँ जी। इसके बाद ये देखिए और क्या बातें बोली गई हैं। इसके बाद देखिए इस बड़ा सिंपल सा बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्राइटेरिया है। लिखा हुआ है इसमें द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज sold for domestic consumer. The GST is paid by customer, but it is remitted to the government by the businesses selling the goods and services. आ गया बात समझ? हाँ जी सर, सर जो हम चार्ज करते हैं ये सेलिंग दी गुड्स एंड कारण होता है। गुड सेल करोगे सर्विसेज दोगे तो फिर टैक्स की रिक्वायरमेंट। ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कि जीएसटी का पार्ट है क्या, किस तरह से हमको कैटेगराइज करना है। हाँ जी सर। तो सर यहाँ पे जो जीएसटी है इसके मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स पर चार्ज होता है, इट इज लेविड ऑन, प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ प्रोवाइडिंग सर्विसिंग। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पहली बात तो सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स का पार्ट होता है, दूसरा होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों की कैटेगरीज में अगर हम इन दोनों को चार्ज करते हैं तो ये होता है जी एप्ली। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब अगर आपने जीएसटी, अगर आपने यहाँ पे कुछ जीएसटी लगाने की बात है तो या तो आपने गुड्स को बेचा होगा या फिर आपने उनको सर्विसेज। इट इज जस्ट ए वेरी सिंपल पार्ट, लिखा हुआ है एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट हुआ करता था बच्चों, जहां पे आपको गुड्स की सप्लाई करने पे, सॉरी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पे वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वेट लगता था, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चों उसमें सर्विस टैक्स लगता। बट इन्होंने इन सबको हटाया और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए किया। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या आप सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। पुराने कॉन्सेप्ट को हटा दिया। सिमिलर टू दिस यहाँ पे उन्होंने सेकंड बताया सर, इट इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है क्या, इसको मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ। एक्चुअल में जो टैक्स सिस्टम है ना, ये जो आपका टैक्स का सिस्टम, ये दो तरह का सिस्टम, एक है ओरिजिन बेस्ड। हाँ जी, एक है ओरिजिन बेस्ड और दूसरा है डेस्टिनेशन, और दूसरा है डेस्टिनेशन बेस्ड। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स पे, इन दोनों के क्राइटेरियाज को आप इजीली फिगर आउट कर लोगे तो आप समझ पा रहे हो। हम यहाँ पे बात करें डेस्टिनेशन बेस्ड, और डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे उसके ऊपर, मतलब जब वो ओरिजिन जहां से गुड्स स्टार्ट हो रहे हैं वहां नहीं, जहां पर ये जाकर जहां पर ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं ध्यान से देखना। डेस्टिनेशन बेसिस का मतलब होता है कि जहां पर ये गुड्स जा रहे हैं, ओरिजिन मतलब जहां से स्टार्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र से गुड्स को बेच रहे हो एमपी को, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ है इसकी, एमपी है, तो यहाँ पे जो भी टैक्स लेविड और चार्ज होगा वो एमपी बेसिस। चलो ओके। और क्योंकि ये यूनिवर्सली हो चुका है, जो जीएसटी है बच्चों वो किसी एक स्टेट या फिर किसी एक यूनियन टेरिटरी का नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर लेवल का है, पूरे सेंट्रल लेवल पे सेम रेट, सेम क्राइटेरिया, सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो अब आपको इतना ज्यादा डेस्टिनेशन या ओरिजिन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे कैलकुलेशन में तो होता है लेकिन पुराने जितने पंगे नहीं है इसमें, पुराने में तो बहुत पंगे हुआ करते थे। तो उन्होंने यही बताया सर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब होता है जीएसटी इज बेस्ड ऑन द यस एप्लीकेबल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिन बेस्ड। एंड सर यहाँ पे आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी के पहले इनकम टैक्स की बात करें, जो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता है उसमें आपने सुना होगा कि पहले मतलब 10% का टैक्स लगता है, फिर 20% का टैक्स लगता है, फिर 30% का लगता है टैक्स। अभी तो उन्होंने इस रेट को अमेंड कर दिया, उन्होंने वो आप बोला 5% का टैक्स लगेगा, फिर 20% का टैक्स लगेगा, फिर 30%। थोड़ा सा रेट उन्होंने अमेंड किया। ये जो जैसे रेट होते हैं ना टैक्सेशन, जीएसटी में भी होता है, डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट टैक्सेस। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल
मल्टीपल टैक्स रेट हम बोलते हैं, मल्टीपल टैक्स रेट्स आया 5%, 12%, 16%, द लास्ट इज 28। ठीक है, ये रेट बच्चों पहले कुछ और हुआ करते थे, कुछ रेट्स को उन्होंने अमेंड किया, चेंज करने के बाद उसका रेट कम कर दिया। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा है। Yes, initially the GST is levied at 4 rate, 5%, 12%, 16% and 20%. The schedule or list of item that would fall under this multiple slabs are worked out by the GST। हाँ जी, GST काउंसिल में जो होंगे उस बेसिस पे। हाँ जी, डुअल जीएसटी, व्हाट डू यू डुअल जीएसटी? तो डुअल जीएसटी के लिए ना एक मेरे को छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक मेरे को टर्म्स आप लोगों को करना है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, इफ यू कैन से कि अगर हम जीएसटी के काइंड्स देखें तो मैं आपको बताता हूँ। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है बच्चों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ठीक है। दूसरा है एसजीएसटी, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड, हाँ जी, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड एंड सर्विस। ये दोनों क्राइटेरियाज, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हो गए। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो तीन तरह के गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, इस तीन तरह के गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सीख भी लो कि कहां पर ये एप्लीकेबल होते हैं और किस तरह से लगाए जाएंगे। एक्चुअली बच्चों इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे तो एक मिनट दीजिए, मैं इसको और भी अच्छे से बनाऊंगा। वैसे तो आप इसे देख पाए होंगे कि थोड़ा सा क्या है ये, बट मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँ। हाँ जी, होप ये बात आपको समझ आई होगी। व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट एंड साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अगर ये सेंट्रल और साउथ पार्ट है तो इस हिसाब से अपन यहाँ पे करते हैं कि कैसे क्या होगा। है क्या भाई, यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं यहाँ पे एमपी बना देता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर से मेरे को जज मत करना प्लीज। चलो ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हो गया हमारा एमपी, और यहाँ कहीं हो गया ये हम यहाँ पे मान रहे हैं जेबीपी, यहाँ कहीं जबलपुर है, तो जबलपुर के एक सप्लायर हैं, और दूसरा ये है कहीं आपका इंदौर। ठीक है, हाँ जी, इंदौर के ये कोई सप्लायर है, जबलपुर के ये सप्लायर है। अगर इंदौर के सप्लायर ने कुछ गुड्स बेच दिया जबलपुर के सप्लायर को, अगर इंदौर के सप्लायर ने कुछ गुड्स बेचे हैं जबलपुर के सप्लायर को, तो बोलो यहाँ पे विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर आउटसाइड द स्टेट? ऑब्वियसली आई थिंक सो विद इन द स्टेट हुआ है। हाँ जी, अगर जबलपुर के एक सप्लायर ने, एक डीलर ने दूसरे डीलर को गुड्स बेचा है तो भी ये विद इन द स्टेट हुआ है। इसका मतलब बच्चों अगर विद इन द स्टेट होता है तो उसको बोलते हैं अपन इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द एक स्टेट के अंदर होना, इज अ पार्ट ऑफ योर इंट्रा स्टेट। हाँ जी, और अगर ये इंट्रा स्टेट सेल्स है तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर इंट्रा स्टेट सेल्स है तो यहाँ पे जो डीलिंग होगी विद इन द स्टेट होगी, और अगर विद इन द स्टेट है तो उस विद इन द स्टेट के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ चार्ज, अच्छा विद इन द स्टेट पहले लिख देता हूँ, विद इन स्टेट। हाँ जी, और अगर ये विद इन द स्टेट होगा चार्ज, अगर विद इन द स्टेट तो यहाँ पे विद इन द स्टेट में दो टैक्स लगेंगे। फर्स्ट वन इज योर सीजीएसटी एंड द सेकंड वन इज योर एस। फर्स्ट वन इज योर सीजीएसटी एंड द सेकंड वन इज योर एस। है क्या कॉन्सेप्ट, है क्या क्राइटेरिया बच्चों? हाँ, क्योंकि बच्चों ये जो सेंट्रल लेवल का टैक्स है, जीएसटी बच्चों सेंट्रल लेवल का टैक्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दोनों टैक्स मींस वो टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, उन सबको उन्होंने हटाया और एक टैक्स को रखा, दैट इज नोन एज जीएसटी।
तो अगर ये जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर चले जाए, ये जो भी सप्लाई हुई है या जो भी सेल्स हुई है, अगर वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर चला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा टैक्स लेके चली गई, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसे ही कुछ बोलने वाला है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास तो इनकम ही चले गई, मेरी इनकम खत्म हो गई। तो इसीलिए बच्चों इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप टेंशन मत लो, जो भी टैक्स होगा ये दोनों अपन 50-50 बांट लेंगे। हाँ जी बच्चों, ये जो भी टैक्स का रेट होगा उसका 50 है। ये कब होता है? इंट्रा स्टेट सेल में। मतलब अगर आपका जो जीएसटी का रेट है वो 16% है। हाँ ध्यान से देखना, अगर 16% है तो 16% का आधा, आधा मतलब 8% इसमें आ जाएगा, एसजीएसटी में आधा मतलब 8, दोनों 8-8% आ गए, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सोल। आप लोगों को ये बात समझ की? इज इट कंफर्टेबल और नॉट? ये बात समझ आ रही है? हाँ, ये बात समझ क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए कोई इश्यूज नहीं है। अब इसको अगर सर बाय चांस ये आउट ऑफ द स्टेट डीलिंग हो गई तो, हाँ, अगर सर एक बंदा बैठा हुआ है जबलपुर में, लेकिन जबलपुर में बैठ के वो मुंबई के एक डीलर को गुड्स बेच रहा है, अगर मुंबई के एक डीलर को गुड्स बेच रहा है तो बच्चों उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सेल। अपन बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है जब दो स्टेट के बीच में लेन देन होता है। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब दो स्टेट के बीच में लेन देन होता है, इज अ पार्ट ऑफ योर इंटर स्टेट सेल्स। और इंट्रा का मतलब होता है जब विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर चल रहा है, इज अ पार्ट ऑफ योर इंट्रा स्टेट। और अगर इंटर स्टेट आपने सुना इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूल के बीच में तो वैसे यहाँ पे इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है दो स्टेट में ट्रेडिंग। मींस अगर जबलपुर के बंदे ने महाराष्ट्र के बंदे को, मींस जबलपुर के बंदे ने मुंबई के बंदे को कुछ कुछ सप्लाई किए हैं, या फिर मुंबई के बंदे ने जबलपुर वाले को सप्लाई किए हैं, तो उस बेसिस पे जो भी क्राइटेरिया होगा वो टैक्स का क्राइटेरिया सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा, क्योंकि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम चार्ज करते हैं, एसजीएसटी हम चार्ज करते हैं इंट्रा पे। ये तो इंटर स्टेट है, और अगर इंटर स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे हम चार्ज करेंगे आई जी जी जी, हम यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं आई जी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड, हाँ जी इंटीग्रेटेड गुड्स। तो बच्चों ये छोटा सा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्योंकि आईजीएसटी एक ही है, और ये जो आईजीएसटी होती है ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन रखता है भाई? टैक्स जो है ये आईजीएसटी कौन मेंटेन करके रखता है सर? ये मेंटेन करते करके रखती है आपकी सी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा, कोई यहाँ पे जब से ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट बस रखती है तो उसको बीच में रेट को काटने की जरूरत नहीं है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, सीधे उठाइए और उठा कर आप उसको देखो जल्दी से यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज डुअल जीएसटी विथ द सेंट्रल एंड स्टेट simultaneously levy tax on a common basis, like GST to be levied by the central is called central goods and service tax, and levied by the state is called state। हाँ जी, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो फिर, अगर सर बाय चांस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब एक स्टेट के से बाहर जाके आप काम कर रहे हो, लाइक यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड वुड बी सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स आईजीएसटी इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम। होप ये बात आपको समझ ओके। हाँ, और सर बात क्या होती है इसमें जो जीएसटी रेट होता है बच्चों, ये जीएसटी रेट आपको पता है, जीएसटी की जो काउंसिल है वो सेट करती है, वो रेट डिसाइड करती है। अब उस रेट के बेसिस पे आप डिसाइड कर लो कि विद इन द स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। विद इन द स्टेट है तो आपको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब दो टैक्स लगेंगे पहले, और अगर आउटसाइड द स्टेट है तो यू नो वेरी वेल कि आपको सिर्फ एक टैक्स पे। इज इट कंफर्टेबल? बड़ा सिंपल आसान पार्ट, होप ये बात समझ आई होगी। और सर अगर हम लेजिस्लेटिव बेसिस की बात करें कि मतलब थोड़ा सा लीगल बात करें तो होता क्या है, बिल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014।
भाई 2014 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एज द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल। 122वें सेकेंड अमेंडमेंट बिल में बच्चों 2014 में बताया गया था कि हाँ जी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड मेरे को पता है बच्चों उस समय का स्टेटमेंट ऐसा था, ऐसा बोला जा रहा था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2014 में उन्होंने बोला था कि हम भारत इज अ डेवलपिंग कंट्री और भारत कॉपी करता है डेवलप्ड कंट्री का। मतलब उनका ये कहना था कि जो भारत है वो वर्किंग करता है डेवलप्ड कंट्री को देखकर। उन्होंने बोला था कि अगर हम भी डेवलप होना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हमें भी लगानी पड़ेगी, डेवलप्ड कंट्री लगा रहे हैं, बात तो सही है। इसी बेसिस पे उन्होंने बोला था कि सारी मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो सारी मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री जीएसटी लगा रही हैं, तो हमें भी जीएसटी में भी गुड्स एंड सर्विस को अप्लाई करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ये क्या है, दिस गॉट एन अप्रूवल इन 2016। 2016 में इसका अप्रूवल मिला, वाज यस रिमेंबर्ड इन द scheduled by in the scheduled by Rajya Sabha as the Constitution 101 101st Amendment Act 2016। इट्स प्रोविजन क्या क्या था सर, जो सेंट्रल जीएसटी था वो आपकी एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन वाली ड्यूटी, सर्विस टैक्स को हटा दिया जा रहा था, इन सबको हटाकर बच्चों बनाया गया है जीएसटी। स्टेट का होता है टू कवर वेट, लग्जरी टैक्सेस एक्सेट्रा, इन सबको हटाकर बच्चों स्टेट गुड्स। और इंटीग्रेटेड तो बच्चों इंटरनेशनल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर स्टेट ट्रेड एंड लिखा हुआ है आईजीएसटी, but not a tax but a system to coordinate state and union। छोटा सा सिस्टम है जहाँ पे स्टेट एंड यूनियन चार्ज किया जाता है। देन आफ्टर दिस बच्चों आर्टिकल 246 ए हमें क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे स्टेट, आर्टिकल 246 ए में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट के पास पावर है जीएसटी को लगाने की। नो वेरी वेल कि जो टैक्स है वो बनाया किसने है, सेंट्रल ने, एप्लीकेबल किया है सेंट्रल ने, लेकिन स्टेट के पास भी पूरा हक है टैक्स को लगाने का। तो सर ये जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या है, ये काउंसिल बच्चों उन्होंने 279 ए में बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये बात जब हुआ था तो फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्न जी। इट्स चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस, विथ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स, जब इन्होंने मेंबर्स को सेट किया। The council is dissolved in such a way that the central will have one third. The central will have one third voting power and the state have two third। इसको इस तरह से काउंसिल ने सेट किया है कि जो सेंट्रल लेवल है उसके पास वन थर्ड वोटिंग पावर और यहाँ पे स्टेट के पास टू। द डिसीजन आर टेकन बाय थ्री का मतलब होता है कि चार में से तीन लोग रेडी हैं, एक रेडी, क्योंकि मेजोरिटी है ज्यादा है तो फिर उसको इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है, रिफॉर्म्स बॉट अबाउट बाय जीएसटी। भाई किस किस तरह से, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब होता है इन्होंने पूरा एक कॉमन खुद का एक मार्केट बनाया, एक मार्केट डेवलप किया, एक डाटाबेस डेवलप किया, एक क्राइटेरिया डेवलप किया जहां पे सारे डिफरेंट टैक्सेस को हटाया और एक टैक्स लगा दिया, दैट इज नोन एज जीएसटी। यस, मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग का मतलब होता है बच्चों टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस अवेलेबल है, लाइक आपका वेट है, वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और साथ में आपका सर्विस। अब अगर सर्विस टैक्स है मतलब एक चीजों पे दोनों लग रहा है, दोनों लग रहा है, मतलब जो वेट है वेट पे भी टैक्स लग गया, सर्विस टैक्स नॉट अ गुड पार्ट। अच्छा ये होता कैसे था, इसके बहुत, जब सर्विस टैक्स की बात हो रही थी ना, ज़्यादा डाउट और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि रेस्टोरेंट में जो लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके लिए वो रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं? क्या वो गुड्स के लिए जा रहे हैं? सामान के लिए जा रहे हैं खाना खाने के लिए? शायद हाँ और शायद नहीं भी।
क्यों ऐसा बच्चों? ये डाउटेबल इसलिए था, डिबेटेबल इसलिए था क्योंकि अगर आपको खाना ही खाना है तो आप घर पे खा लो। आप रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हो? अब आप समझ पा रहे हो, हाँ जी सर, हमको अगर खाना ही खाना है तो हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्यों वहाँ पे जाके खाना खा रहे हैं? सर्विसेज लेना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य बच्चों सर्विस लेने का है, ना कि गुड्स खरीदने का। तो ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्राइटेरिया आपको समझ में आया होगा। उसमें बच्चों बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करता था कि हम गुड्स के लिए टैक्स लगाएं या सर्विस के लिए टैक्स लगाएं। तो जो हम गुड्स के लिए टैक्स लगाते थे और सर्विस के दोनों पे टैक्स लगाते थे, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स ऑन टैक्स हो ही जाता था। और अगर टैक्स ऑन टैक्स हो गया तो दैट इज बैड और इट इज गुड। तो ये एक कुछ पार्ट था जिसको जीएसटी के आ जाने से सेग्रीगेट कर दिया जीएसटी, तो अब टैक्स ऑन टैक्स। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, हाँ जी, 100 टैक्स नहीं है, सप्लायर को सिर्फ एक टैक्स के लिए, कस्टमर को सिर्फ एक टैक्स के लिए, एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे। नहीं तो पता चला जीएसटी सॉरी सर्विस टैक्स के लिए अलग, वेट के लिए अलग, सारी डिटेलिंग डॉक्यूमेंट करना। अब यहाँ पे उसको हटाया तो यहाँ पे रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। भाई क्योंकि सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे आपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जीएसटी के कारण यहाँ पे लगभग सेम हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम। तो आप जो प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवा रहे थे वो प्रोडक्ट्स आप भी खुद बना हो। इजियर टू एडमिनिस्टर, इजियर टू एडमिनिस्टर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि टैक्स एक है तो सारी चीजें मैनेज करना आपको एक ही चीज के लिए, अलग अलग टैक्स हम करना। तो सर व्हाट आर द एडवांटेजेस? गवर्नमेंट को क्या एडवांटेजेस मिला बच्चों? मेरे को लगता है कि क्रिएट अ यूनिफाइड कॉमन मार्केट। गवर्नमेंट ने एक कॉमन मार्केट बना दिया जहां पे अब अपने गवर्नमेंट को ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस। हाँ, लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन। स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन का मतलब होता है बच्चों एक जैसा टैक्स, एक जैसा टैक्स, एक लाइन पे टैक्स चल रहा है। देखिए क्या लगा है, to horizontalization of law procedures and rate of tax between center and state and across। क्या मतलब बच्चों? हॉरिजॉन्टली बताओ, हर एक जगह पे, चाहे आप केरल में चले जाओ, चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाओ, चाहे आप एमपी में चले जाओ, चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, सब जगह पे जाके देखोगे तो जो टैक्स है वो एक ही जैसा है। इसलिए आगे लिखा हुआ है इंक्रीज टैक्स कंप्लायंसेस। वन मोर टाइम, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंसेस, improve environment for compliances as all returns are to be filed online, input credit or to be verified online, encouraging more paper trials of transaction of each level of supply। उन्होंने बोला यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने बोला वर्किंग जो होगी वो सेम बेसिस पे होगी, ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, साथ में उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक इनपुट टैक्स क्रेडिट भी। होप आप लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो टेंशन मत लेना, अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ जी, लिखा हुआ है डिस्करेज टैक्स एवेजन, क्योंकि आपके लिए चीजें सीधी सीधी सिंपल सिंपल कर ली, ऑनलाइन हो गई। 100 टैक्स की जगह पे एक टैक्स लग गया, इसका मतलब अब यहाँ पे आपकी जो टैक्स चोरी हुआ करती थी कि गवर्नमेंट को अब 10 टैक्स या बाकी के टैक्सेस में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो एक टैक्स बनाया, दैट इज देन सिंपल सा फंडा है, इसको कैटेगराइज कर दिया। होप ये बात आप समझ आई होगी। ठीक है सर, फॉर ओवरऑल इकोनॉमी की बात अगर हम करें, ओवरऑल इकोनॉमी में सिंपल सी बात है, ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी। भाई सर्टेन तो है ना, पता तो है ना, गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स है सर्टेन है बच्चों, सर्टेन का मतलब होता है हमें पता। नेक्स्ट, रिड्यूस करप्शन, क्योंकि लीगली ऑनलाइन हो रही हैं चीजें तो ये करप्शन खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारी चीजें टाइम टू टाइम हो जाती हैं। नेक्स्ट, बूस्ट सेकेंडरी। हाँ जी, क्योंकि धीरे-धीरे हमारा टैक्स के कारण, प्रॉपर हो जाने के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड यू नो वेरी वेल कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है या जो यंग जनरेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना ज़्यादा पसंद करता है या सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर में वो ज़्यादा पसंद करता है एज़ कंपेयर टू दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे वही बोला गया है, बूस्ट ऑफ दी सेकेंडरी सेक्टर।
नेक्स्ट दिया हुआ है अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन प्रॉपर इरेडिकेशन ऑफ जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंस। क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन में थोड़ा सा काम है, टैक्सेशन में थोड़ा सा बेसिक है, तो इस बेसिक को हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अवेलेबल किया जा सकता है। फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज, अगर ट्रेड इंडस्ट्रीज हैं तो सिंपल है, उन्होंने बोला हमारा टेंशन खत्म है, फ्यूअर एग्जेम्पशंस, कुछ चीज़ों पे तो उन्होंने टैक्स नहीं लेना और यहाँ पे सिंपल, यस, टैक्स हर एक चीज़ पे एक ही जैसा सिंपल सा पार्ट है। नेक्स्ट, इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स हो रहा है, प्रॉपरली हो रही है और अगर आपने टैक्स पे किया है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहोगे। रिडक्शन इन मल्टीपल टैक्सेस, अभी सबसे पहले बता दिया था आप लोगों को। एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, हम अभी पुरानी क्लास सॉरी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। डबल टैक्सेशन कैसे बताया बचाया जाता है एज कंपेयर टू इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। यस, मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस स्पेशली फॉर एक्स, यहाँ पे उनका जो मेन इंसिस्ट है, यहाँ जो इनका मेन फोकस है बच्चों, इवन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगेगा। तब जो गुड्स आपने बनाया जिसमें शायद आपको 5%, 10%, 15%, 5%, 12%, 10% और 28% का टैक्स देना होता था, अब क्योंकि एक्सपोर्ट में आपको नहीं देना क्योंकि वो के लिए पूरा फ्री। मेकिंग आर प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट में और अच्छे से लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड एंड टैक्स पे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एवरेज टैक्स बर्डन ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, डिक्रीज इन एवरेज टैक्स बर्डन मतलब जो आपके पास बर्डन है बच्चों, वो बर्डन को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस को कम करके एक ही टैक्स लगाया, एक टैक्स लगा, बेनिफिट भी एक ही जगह। कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है? सिंपल ट्रांसपेरेंट प्राइस है, हर एक जगह पे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे जो प्राइस होगा वो एक होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो टैक्सेस चार्ज होंगे वो सेम ही होंगे। देखिए इसमें लिखा है फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपेरेंट ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड सर्विस सप्लायर। एक मिनट चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट बता दूंगा अभी। प्राइस रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, देखा होगा, एक टैक्स पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, तो इट इज एन सब्सट्रैक्शन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। जो कास्केडिंग इफेक्ट है बच्चों, अगर वो कास्केडिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो उसको सिंपल बेसिस में चार्ज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, पॉवर्टी एरेडिकेशन। पॉवर्टी एरेडिकेशन का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे टैक्स प्रॉपर होगा तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर होगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर होगा तो गरीबी हटेगी। ये आपके कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिट है। स्टेट के लिए, सर स्टेट के लिए क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितने ज्यादा मैन्युफैक्चरर होंगे जिस स्टेट में, ज्यादा रिटेलर्स होंगे, उस टैक्स को, स्टेट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मोर इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट, मोर इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट का मतलब होता है, क्योंकि सिंप्लिसिटी है तो लोग जो भी स्टेट के पर्सन हैं, जो भी स्टेट सप्लायर्स हैं, वो ज्यादा बाकी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करेंगे, अपने करियर को एनहेंस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेंगे। अब उनको बहुत सारे टैक्सेस करने की जरूरत, हाँ जी। एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट, एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स का मतलब, क्यों क्यों आपने देखा होगा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपने देखा होगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका मतलब जिस जगह पे ये जाएगा उधर पे वर्किंग होगी, तो ओवरऑल जिस भी डेस्टिनेशन पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, ये वहां लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा उनका ही उनको। नेक्स्ट, इंक्रीज कंप्लाइंसेस। इंक्रीज कंप्लाइंसेस का मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो आपके टैक्सेस है इसको दो पार्ट में उन्होंने सब डिवाइड किया है, फर्स्ट इज जीएसटी एंड द सेकंड आईजीएसटी।
भाई यहाँ पे जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, यूनिफॉर्म है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी। जो टैक्सेस है इसको दो पार्ट में उन्होंने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज योर इंट्रा एंड द सेकंड वन इज योर इंटर स्टेट से टैक्स। एंड दोस्तों बेनिफिट के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता, और मैंने आपको बताया था कस्टम ड्यूटी। Custom duty will be still collected along with the levy of IGST on imported goods. Imported goods का मतलब होता है जो गुड्स आप लोगों ने इंपोर्ट किया है उस इंपोर्टेड गुड्स पे हम टैक्स, यहाँ पे जो इंपोर्टेड गुड्स हैं बच्चों वहां पे हम आईजीएसटी के बेसिस पे कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। मतलब कस्टम ड्यूटी है, इस कस्टम ड्यूटी पहले भी लगता था इंपोर्टेड गुड्स पे, अभी भी लगता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स आर करेंटली एग्जेम्प्टेड। करेंटली एग्जेम्प्टेड मतलब उसमें टैक्स नहीं लगता क्या? तो पेट्रोलियम और टोबैको पे टैक्स नहीं लगता क्या? नहीं बच्चों, टैक्स तो लगता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स आपको जीएसटी नहीं लगता, डिफरेंट टैक्सेस लगता है। आप बोल सकते हैं जीएसटी, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज। ऐसा नहीं है कि उसका टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, कोई बात ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट के लिए क्या है बच्चों? एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, स्टैम्प ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस आर आल्सो एग्जेम्प्ट। मतलब लिकर पे, स्टैम्प ड्यूटी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगता है वो अभी सीजीएसटी या एक्साइज जीएसटी नहीं लगता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, क्योंकि आपने उसका प्रोडक्शन किया है बच्चों, तो प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। पुराने की तरह पे अभी भी एक्साइज चार्ज किया जा रहा है। These are the exemptions, बोलो जल्दी से। जो गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है। सब पेट्रोलियम एंड टोबैको पे स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती है। और सर यहाँ पे लिकर या स्टैम्प पेपर्स होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी है, उस पे भी आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है इंस्टेड ऑफ जीएसटी। वो भी एग्जाम्पशंस के बारे में समझ में आ गया। और आपके बाद अगर हम जीएसटी के बारे में देखें तो ओवरऑल जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको रिकवर होने में या उसको सेटअप होने में, और एक बार ये सेटअप हो गया तो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ ह्यूज बेनिफिट। डेफिनेटली इट विल गिव यू अ ह्यूज बेनिफिट। यस, the GST is a positive steps towards shifting India's economy from the informal to, हाँ जी, पहले इनफॉर्मल बिखरा हुआ था, अब फॉर्मल बेसिस पे। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज यस यूटिलाइज यस यूटिलाइज एक्सपीरियंस फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमीज दैट हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी बिफोर अस टू ओवरकम द इम्पेंडेंट चैलेंज। यस बच्चों, यहाँ पे धीरे धीरे, वही मैं आपको बताया, स्टार्टिंग में मुश्किल हो रही है बट धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशंस आपकी कवर अप। एंड बच्चों इसका इम्प्लीमेंटेशन अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कोविड एरा के साथ। इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों इन रिस्पेक्ट टू योर कोविड। कैसे? यू नो वेरी वेल कि कोविड में लॉकडाउन था, और अगर लॉकडाउन है बच्चों तो लॉकडाउन में प्रोडक्शन नहीं होगा, गुड्स की सप्लाई नहीं होगी, और अगर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं होगी तो टैक्स कैसे आप कलेक्ट कर तो हाँ जी, अगर हम इस पुराने 8-7 महीने की बात करें तो टैक्स बड़ा कम कलेक्ट हो रहा। बट धीरे धीरे आपको पता है जैसे इकोनॉमी लॉकडाउन से अब वो रिकवरी पोजीशन पे आ गई है। आपको पता है आपके Q2 और Q3 में ज्यादा रिकवरी देखी गई है एज कम्पेयर टू योर Q1। Q1 में तो बच्चों आपका प्रोडक्शन ही बहुत कम हुआ था। जब प्रोडक्शन कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो सेल कम होगा, और अगर सेल कम होगा तो जीएसटी का कलेक्शन। वाह, तो यहाँ पे उन्होंने देखा अब धीरे धीरे क्या हो रहा था बच्चों, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था। हाँ जी, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ तो सेल इंक्रीज हुआ, और अगर सेल इंक्रीज होगा तो जीएसटी तो इंक्रीज होगा ही होगा। एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखो बच्चों, ये एक बहुत ज्यादा कॉमन आर्टिकल बच्चों न्यूज में आपने बहुत बारी देखा होगा। यस, तो यहाँ पे आपका जीएसटी करेक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ है बच्चों। जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से, देखिए क्या लिखा है, जीएसटी कलेक्शन अप अगेन नाउ एट 8 मंथ हाई। बच्चों ये 8 महीने की हाइक पर है, ये 8 महीने की हाई पे है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, ईयर ऑन ईयर देखोगे, जब जैसे ईयर ऑन ईयर करते हैं तो अभी भी स्टिल ये 20% के डिक्लाइन पे, मतलब जो कलेक्शन होना चाहिए वो 20% कम होना चाहिए। सॉरी 20% कम हुआ है। देखो जैसे लिखा हुआ है
but overall data show year on year 20.2% decline during April to October. अभी भी 20% डिक्लाइन है, बट कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे हील अप हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसा ही फायदा हमें मिलता रहा बच्चों, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका टोटल बेनिफिट और भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, इसका ओवरऑल इंक्रीज बेनिफिट और भी इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है अभी फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल में लोग और खरीदारी कर रहे हैं। अगर खरीदारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट में फ्लो बढ़ रहा है, और अगर मार्केट में फ्लो बढ़ रहा है तो आपका ही बेनिफिट है। पैसे बढ़ रहे हैं, लोगों को इनकम हो रही है, तो वो एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर वो एक्सपेंस कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन को इनकम हो रही है, एंड सो ऑन। हाँ जी बच्चों, इनडायरेक्टली ठीक है, बट आपकी गवर्नमेंट को अभी और इनिशिएट्स, नए इनोवेशंस करने चाहिए, नई टेक्निक्स लेनी चाहिए, लेकर आनी चाहिए, जिससे ये टैक्स और, क्योंकि क्वार्टर 3 तक तो ठीक है सारे फेस्टिवल्स हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट क्वार्टर 4, बोलो क्वार्टर 4 में कोई फेस्टिवल्स है? नहीं। वापस से जो ये इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज भी होने के चांसेस। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या लिखा है? ईयर ऑन ईयर इंक्रीजेस फॉर द सेकेंड मंथ, इन a row, gross goods and service tax, that is known as GST collection rose 10.2% at an 8th month high of rupees 1.5 lakh crore in October for sale in, तो भाई सेल सितंबर सेल हुई थी, उसके हिसाब से कलेक्शन देखो तो 1.5 लाख करोड़ अपटिक है। An uptick in an economic activities, yes, with the ease of COVID restrictions, along with the low base effects, and on the September 30 September deadlines होती हैं for claiming input tax credit reconciliation of business for 2019-20 were the key factor for the rise in revenue under the indirect tax। yes बच्चों, हाँ जी। अच्छा सर, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक सप्लायर है, इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे हैं तभी तो ये गुड्स खरीद बेच पाएंगे। हाँ जी, इन्होंने गुड्स, अब इन्होंने गुड्स कहाँ से परचेज किए होंगे? या तो मैन्युफैक्चर से परचेज किए होंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किए होंगे। तो इन्होंने परचेज किया ना, तो इन्होंने जो गुड्स परचेज किए प्लस उस पर जीएसटी भी, ये भी सप्लायर, ये भी सप्लायर, सप्लाई करोगे तो जीएसटी लेंगे। अब जब ये सप्लायर किसी दूसरे पर्सन को गुड्स बेचते हैं ना, किसी दूसरे पर्सन को गुड्स बेचते हैं, इन्होंने अगर सेल किया है तो अगेन बच्चों ये सेल करने के साथ इनसे जीएसटी भी कलेक्ट कर ले। समझ पा रहे हो? हैं तो जीएसटी, क्योंकि ये भी सप्लायर थे। तो ऐसे करके उन्होंने जितना जीएसटी जीएसटी कलेक्ट किया सेल कर, ये हो गया। तो यहां पर जितना भी उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया ना, इसमें से माइनस कर दो जितना भी उन्होंने जीएसटी पे किया है, जितना भी उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से माइनस करो जितना भी उन्होंने जीएसटी पे किया है, जितना भी बचा, ये बच्चों ये जो जीएसटी वो जितना कलेक्ट किया है उसमें से माइनस कर रहे हैं। इस माइनस वाले, ये जो जितना भी जीएसटी बचा, ये जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और जितना आपने कलेक्ट किया है, इस कलेक्शन में से जो भी आपने परचेज करने के टाइम पे माइनस किया था उसे बोलते हो इनपुट क्रेडिट। मतलब जो आपने ऑलरेडी परचेज करने के टाइम पे गुड्स जीएसटी पे करके रखा है, बिल्कुल लीगल बेसिस पे, बिल पे लिखा हुआ है कितना आपने जीएसटी पे किया है, वो जीएसटी आपको माइनस करने मिल जाता है जो आप अपने कस्टमर से जीएसटी कर, जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया, और अगर कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया तो इस कलेक्शन के बेसिस पे आपको पेमेंट भी तो करनी है। और अगर आपको अमाउंट पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट को आप वही पे करोगे जितना आपने टोटल कलेक्ट किया। तो सर कलेक्ट किया सपोज 5,000 रुपए, 4,000 3,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हो जो आपने गुड्स खरीदे थे, खरीदने के टाइम पे 3,000 पे कर दिया, कलेक्ट किया था 5,000, 3,000 इनपुट क्रेडिटर से सेट कर दिया, सेट करने के बाद कितना बचा, सेट करने के बाद 2,000 बचा, यस विल बी पेबल गवर्नमेंट। चलो क्या ना, तो ये जो 3,000 रुपए का सेटलमेंट हुआ है ना, सेटलमेंट हुआ है, इस सेटलमेंट को ही बोला जाता है इनपुट। होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी बिना किसी, और यही फैक्ट्स एंड फिगर थे बच्चों। ये आपने देखा इन अक्टूबर 2019 जीएसटी रेवेन्यू हैड कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.29% टू 95.380 करोड़। यस सर,
जीएसटी में थोड़ा सा कम हो गया, यस, मेकिंग द थर्ड इंस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सिंस 2017 रोल आउट ऑफ जीएसटी। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है। अदरवाइज हमने देखा जीएसटी का कलेक्शन हमारा बढ़ा ही है, बट यू नो द रीजन की यहाँ पे कलेक्शन क्या है। Yes, the tick-up is gross GST revenue in October reflected 9% growth in the revenue from import of goods and 11% growth in revenue from domestic transactions including the import. तो बच्चों यहाँ पे धीरे धीरे एज यू ऑल नो कि यहाँ पे इंक्रीज तो हो ही रहा है, और इसका जो मेन अप्रोच है, जो आपकी लास्ट डेट होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की या फिर टैक्स फाइलिंग करने, क्या हुआ है, एनुअल रिकंसिलेशन बिफोर September 30 डेडलाइन आर ऑल्सो लाइकली टू हैव lead to increase in the filing of return in September as companies would have asked their vendors to file in and report missing transactions। तो इसका मतलब वही हो रहा है कि यहाँ पे जो भी जीएसटी का कलेक्शन है वो उसी बेसिस पे हो रहा है, कम बेसिस पे हो रहा है, इंक्रीज बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको रिटर्न फाइल करना होता है सितंबर में, तो सितंबर में जो आपको फाइल करना है अमाउंट या फाइल करना है रिटर्न, उसमें आपको पूरी डिटेलिंग दिखानी पड़ेगी। तो इस बेसिस पे उसमें जीएसटी की पेमेंट्स होंगी, वो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट जहाँ पे आपको जीएसटी का कलेक्शन। सब्सिक्वेंटली बच्चों यहाँ पे देखा, पहले हमने 5.9% का कॉन्ट्रैक्शन देखा था। सब्सिक्वेंटली द जीएसटी रेवेन्यू इन अक्टूबर रिकॉर्डेड एज 10.1% इंक्रीज फ्रॉम 95,480 करोड़। कलेक्शन इन इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुआ क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे परचेज इंक्रीज हो रही थी। Yes, cumulatively, the GST revenue recorded as year-on-year 20.2% decline during April to October from sale in March to September। आपने देखा ना बच्चों, डिक्लाइन तो है क्योंकि अब भाई नो वेरी वेल की क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट तो है। अब भाई पुराने समय पे सितंबर टू मार्च की अगर हम बात करोगे तो इधर पे आपने चेक किया होगा जहाँ पे कोई कोविड-19 नहीं था, नॉर्मल एरा चल रहा था, सेल्स बढ़िया प्रॉपर चल रही थी। बट अप्रैल टू अक्टूबर की बात करोगे, जब कंपेयर करोगे इसे, तो आप देख रहे हो कि 20% डिक्लाइन, जो कि गलत है। लेकिन आपको पता है इसका स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। The government, the growth in GST revenue are compared to that in month of July, August, September 2020 minus 40%, 8% and 5% respectively। It clearly shows that yes, the trajectory of recovery of economy and corresponding to revenue। देखो बच्चों, पहले -14% था, फिर यहाँ पे -8% हो गया, फिर 5% हो गया। इसका मतलब जो आपकी ग्रोथ रेट है वो दिख रही है, जो माइनस परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब दैट द रेवेन्यू इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री said that yes, the now we are start increase or start generating this revenue the public, और पब्लिक इसको। तो होप दोस्तों, ऐसी मैं आशा करता हूं कि आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एज वेल एज जो हमने इसके बाद देखा कि जीएसटी का अक्टूबर तक 1.5 लाख करोड़ का जो इंक्रीज हुआ है, अब जो जीएसटी कलेक्शन है वो ग्रोथ होने लगा है। सो ये पॉजिटिव साइन है। ये सारी बातें आप लोगों को बच्चों, ऐसे ही सारे नए नए और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन में भी और कैटेगराइज पार्ट में और नई टेक्निक्स के साथ, क्योंकि वहां पे कुछ बात ही अलग होती है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अब तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अगर दोस्तों आप लोगों ने अब तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जनरल स्टडीज का, तो जल्दी से आइए और जल्दी से आकर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नो वेरी वेल कि अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ पे करने की जरूरत है 49,500 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो दैट मीन्स 24 महीने के लिए, तो आपको पे करने की जरूरत है 72,000 रुपए। अगर आप 3 महीने के लिए लेते हो तो जहाँ पे आपको पे करने की जरूरत है 90,000 रुपए। फायदे ही फायदे। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिया है तो जल्दी से जाइए बच्चों, और अब इसको मंथली बेसिस पे देखोगे तो 4,125, 3,000, 2,500 आसान। एंड बच्चों, अगर आप लोग मेरा कोड, माय कोड इज नामदेव10, इफ यू विल को यूज माई कोड नामदेव10 फॉर टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। बहुत ही आसान है। अगर 10% का डिस्काउंट की बात करोगे तो देखो,
यहाँ पे आपको पे करने की जरूरत है 44,550 रुपए मंथली। दूसरे मंथ में अगर आप 24,000 में आपको 72,000 की जगह पे सिर्फ 64,800 पे करना है। यहाँ पे 3 साल के लिए 90,000 की जगह पे आपको पे करना है 81। ये पॉसिबल तब होगा जब यू कैन यूज माई कोड ना। तो ये भी सिंगल सा पार्ट, सिंगल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या होगा आगे बच्चों। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं दैट इज योर इकोनॉमिक्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करोगे तो 12 महीने के लिए आपको पे करने की जरूरत है 27,500। 24 महीने के लिए पे करने की जरूरत है 40,000 रुपए। 3 साल के लिए पे करने की जरूरत है 50,000 रुपए। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए, सो यू कैन यूज माई कोड एंड माई इज बच्चों नामदेव। जहाँ पे आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आप 12 मंथ्स का मेरा कोड यूज करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 27,750 रुपए सिर्फ। अगर 2 साल के लिए करते हो तो 36,000 रुपए। 3 साल के लिए करते हो तो 45,000। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी, इसमें कोई ज्यादा मेन प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों, और अगर आप डिफरेंट केसेस डिफरेंट क्राइटेरियाज पे आते हो तो देखिए बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलता है, यहाँ पे डेली क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिसेस होती हैं, यहाँ पे आपके पास स्टडी प्लानर अवेलेबल होता है, पर्सनलाइज फीडबैक आपके पास अवेलेबल। हाँ जी बच्चों, और ये सारी चीजें आप कर पाओगे अपने एक्स्ट्रा 10% के बेनिफिट के साथ भी, यहाँ पे आप मेरा कोड यूज। अगर मेरा कोड यूज करोगे नामदेव10 तो आपको पे करना होंगे 49,500 रुपीज 1,07,000 और 1,81,000 की जगह पे 63,550, 96,300 एंड 1,26,000 ये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहते हो। और ये चीजें तब हो पाएगा व्हेन यू विल को यूज माय कोड नामदेव। हाँ जी बच्चों, अगर आप मेरा नामदेव10 कोड यूज करोगे तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। जितने लोगों ने अब तक अगर प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से जाइए और जल्दी से जाकर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, मतलब इसके फायदे बहुत अनेक है बच्चों। तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों को ले लेना चाहिए। The case where you can use Save 10 and this is for your additional 10%। तो अगर आप लोगों ने अनअकैडमी के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों अगर आप बेल आइकन क्लिक करोगे तो बेल आइकन क्लिक करने से आपको डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हाँ जी सर, डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप बेल आइकन क्लिक कर लो, जो भी टीचर्स होंगे नई क्लास लेंगे वो आपकी इन्फॉर्मेशन। वन मोर टाइम बच्चों, यहाँ पे वन मोर टाइम बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी बातें मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन लाइक दिस वीडियोस एंड यू कैन शेयर दिस वीडियोस टू दोस पर्सन हु रियली वांट टू नो दीज काइंड्स ऑफ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी ये कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए तो आप अपने वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी आपको ये सुविधाएं दे रहा है फ्री में, और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री जानकारी। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए लेना होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, उसकी डिटेलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी भाई, द सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब आपका ये जो मेन मोटो है आपके यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका अनअकैडमी बहुत मदद कर रहा, एंड आई नो वेरी वेल यू ऑल आर वेरी डेडिकेटेड फॉर द सेम। तो जल्दी से जाइए और लोगों को अपने साथ लोगों को बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, लोगों को फैला दीजिए, मैसेज कर दीजिए, इंस्टा पे सारी चीज़ों पे जाके आप लोगों को ये बातें बताएं कि हाँ जी सर फ्री में ये कोर्स है। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में सेम कॉन्सेप्ट्स के साथ, सेम टेक्निक्स के साथ। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।